A very good hello to everyone, whoever is listening to my video. So basically, we have already started with a series of derivatives in which I have already uploaded my first video. The name was Introduction to Derivatives. If you have not watched that video, I would really kindly listen to me and first watch that video because that is the basics of derivatives. If you don't understand that basic concept that why derivatives has come and what was the purpose of derivatives, what are the elements, you will not be able to understand that thoroughly what actually derivative wants you to understand. So let us continue with the topic. हमने डेरिवेटिव्स में देखा था और डेरिवेटिव्स क्या है फर्स्ट लेक्चर में. सो वील हैव फर्स्ट अ क्विक रिकैप ऑफ इट. हमने जो भी देखा था वो एक फार्मर और एक मैन्युफैक्चरर के एग्जांपल से देखा था. तो लेट मी जस्ट हैव अ दैट रिकैप करा देती हूँ सो दैट यू विल बी वेरी स्पेसिफिक विद द अदर थिंग्स. Let us start. See, there was a farmer, right? And there was a manufacturer in my last example. That manufacturer was of marigold biscuit, right? We have अपन ने यही एग्जांपल लिया था. मैरीगोल्ड बिस्किट वाले को वीट की जरूरत होती है और फार्मर होता है वो क्या करता है ऑन 1/4/2020 को वो अपनी सीड्स को वो करता है. उसको 3 महीने लगते हैं नॉर्मली, 3-4 महीने 6 महीने तक भी लग जाते हैं वीट को क्या करने में, उसकी खेती होने में. तो ये कल्टीवेशन पीरियड जो होता है ना वो बड़ा ही डेंजर होता है. किसके लिए होता है? स्पेसिफिकली फार्मर के लिए होता है. तो फिर क्या किया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ने इसको तो सेफगार्ड किया ही. ही इज द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. और ये है बायर. सेलर और बायर को उसने दोनों को ही उसने एक कॉन्ट्रैक्ट से सेव किया. कैसे किया? वो कॉन्ट्रैक्ट से हमने क्या देखा था दैट सेलर बोलता है फॉर एग्जाम्पल टुडे ऑन 1/4/2020 में कल्टीवेट कर रहा हूँ, मैं कल्टीवेशन के लिए रख रहा हूँ. तो नॉर्मली अगर ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने का विल टेक एग्जाम्पल, तो 3 महीने के बाद मेरी खेती तैयार हो जाएगी. तो ऑन 33/2020 माई वीट विल बी रेडी. समझ लो 50,000 टन की मेरी वीट की मैंने खेती की. कितने टन की? 50,000 टन की. तो ये पूरा मेरा जो खेती है तैयार कब हो जाएगा? 30/3/2020 को. तो मुझे क्या करना है मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द प्राइस रिस्क. प्राइस रिस्क क्या है फार्मर को? फॉर एग्जाम्पल ऑन 1/4/2020 को वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ₹10,000 उसको पर टन मिले 3 महीने के बाद. आज की डेट पे नहीं, आज की डेट पे तो खेती रेडी ही नहीं है. लेकिन उसको टेंशन क्या है कि 3 महीने के बाद क्या मुझे ये 10,000 पर टन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा. बिकॉज प्राइस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, राइट. 3 महीने के बाद अगर मार्केट लो हो गया तो मुझे ये 10,000 पर टन नहीं मिलेगा. अगर इतना भी नहीं मिलेगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा. क्लियर है? तो क्या किया उसने? ये 10,000 पर टन विद सम कॉस्ट, प्रॉफिट एंड स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट के साथ उसने क्या किया? एडअप कर दिए सारे कॉस्ट को और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को बांध दिया मैन्युफैक्चरर के साथ. बाई सी आई एम रेडी टू सेल माई 50,000 टन ऑफ वीट. उसमें से समझ लो 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया या पूरा 50,000 का किया. ऑन 33/2020 दैट इज द एक्सपीरियशन डेट, 3 महीने बाद आई एम रेडी टू सेल इट एट अ प्राइस प्री डिटरमाइंड टूडे. मैं आज की डेट पे ही वो प्री डिटरमाइन करके तुझे क्या करूंगा? बेच दूंगा वो. दैट मीन्स 3 महीने के बाद वी मीट अप and I'll be selling you this much ton of wheat at this much rate. That means buyer, अभी buyer क्या बोलेगा? ठीक है भाई, I am also ready to take it at 10,000. उन लोग दोनों नेगोशिएट करेंगे अगर कुछ तो नेगोशिएशन के ऊपर चलेगा. अदरवाइज इफ ही इज रेडी टू टेक इट एट 10,000 he will sign the document, sign the contract as per the ₹10,000 per ton. ठीक है, इतने इतने वीट. सो बेसिकली इन लोग ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. कॉन्ट्रैक्ट कब? क्या आज का है? नहीं, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ फ्यूचर. इन लोग एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट आज की डेट पे ही करते हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोला जाता है इसको? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन द फर्स्ट लेक्चर बट इट्स अ क्वाइट क्विक रिकैप मैं कराना चाहती थी. ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया? दोनों को कहीं ना कहीं रिस्क की प्राइस, जो रिस्क प्राइस के ऊपर रिस्क रहता है जो पूरे टाइम बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, उससे बचा लिया. दोनों की दोनों अभी टेंशन फ्री बैठे. ये टेंशन फ्री बैठा है कि 3 महीने के बाद भाई मैंने तो बेच के रखा है, मेरे को कुछ टेंशन नहीं. इसने क्या टेंशन, इसको क्या टेंशन थी? क्या मुझे उतना वीट मिलेगा? अगर मेरे को भी वीट मिला तो उसका प्राइस अगर हाई हो गया मार्केट में तो 10,000 टन में आज मुझे फार्मर दे रहे हैं, बट कल अगर 11,000 टन हो गया तो, क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. तो इसको अपना डर है, इसको अपना प्राइस लो का डर है, राइट. क्या डर था इसको? प्राइस लो का. ऑलवेज रिमेंबर द सेलर इज ऑलवेज फेसिंग द रिस्क ऑफ प्राइस लो इन द फ्यूचर एंड द बायर इज ऑलवेज फेसिंग द रिस्क ऑफ प्राइस हाई. दैट मीन्स प्राइस हाई का डर किसको रहता है? बायर को रहता है. क्लियर? अगर तुमने ये एक एग्जाम्पल स्टेटेड माइंड में बिठा लिया ना टोटली,
टोटली whoever is listening, मैं सब स्टूडेंट्स को बोलूंगी प्लीज जॉटेड डाउन दिस डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? जैसे ही डायग्राम खत्म होगा आई बी टेकिंग अ क्विक मिनट एंड स्टार्ट विथ माय फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स। बेसिकली ये वीडियो इज टोटली डिवोटेड टू द टॉपिक ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। ठीक है, ये दोनों आज तुम लोगों को प्रोडक्ट टोटली समझ में आ जाएंगे। आफ्टर दिस विल बी अ वीडियो ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। बायर को और सेलर को एक दूसरे की क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया। उसमें 5 एलिमेंट्स थे। व्हाट वर द 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? चलो यू पीपल विल टेल बिकॉज फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा। लेट अस हैव अ वापस एक रिवीजन। क्या क्या है? एक बायर है, एक सेलर है। दैट मीन्स एटलीस्ट आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, आई होप इट इज विजिबल। 2 पार्टीज है मिनिमम, right? The contract should be at least between 2 parties. Clear? Then there should be a what? There should be what? There should be a legal binding contract, right? एक legal binding contract होना चाहिए. There should be a underlying asset. Underlying asset मतलब फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट में हम क्या क्या लेंगे? इक्विटी, इंडेक्सेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड नॉन फाइनेंशियल में कमोडिटीज विल बी देयर लाइक पल्सेस, व्हाटएवर वी ईट लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एंड इट विल आल्सो हैव गोल्ड, सिल्वर, मिनरल रिसोर्सेज, राइट? ये सारी कमोडिटीज नॉन फाइनेंशियल में आएगी। ठीक है, एक अंडरलाइंग एसेट है ही नहीं तो डेरिवेटिव किसकी वैल्यू निकलेगा? क्योंकि डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या था? चलो वापस वो भी अपन फटाफट रिवाइज करते। डेरिवेटिव का क्या था डेफिनेशन? डेरिवेटिव इज what? It is a financial instrument who derives its value from another underlying asset. जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती बट वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है दूसरे अंडरलाइंग एसेट से। क्लियर है? ये दूसरा अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट, कुछ भी हो सकता है। इक्विटी के ऊपर भी चलता है मार्केट, राइट? स्टॉक पे भी चलता है, इंडेक्सेस पे भी चलता है, गोल्ड पे भी चल रहा है, कॉपर पे भी चल रहा है, राइट? मेटल्स पे भी चल रहा है। इट इज ऑल्सो ऑन व्हीट, शुगर, कोकोआ, सारी चीजों पे, ईटेबल आइटम्स पे भी चल रहा है। तो बेसिकली अगर अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है तो मैं किसका डेरिवेटिव निकालूंगा? तो देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, क्योंकि उसी का वैल्यू डेरिवेटिव पकड़ेगा। फिर अपन देखेंगे कि फॉरवर्ड है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, स्वैप्स है। ठीक है, दैट आर द 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट इज प्री डिटरमाइंड डेट। प्लीज राइट इट डाउन whoever is watching my video, please. Predetermined date. And fifth is predetermined प्राइस। प्रीडिटरमाइंड प्राइस मतलब यहाँ पे क्या प्राइस है? प्रीडिटरमाइंड प्राइस क्या है यहाँ पे? ₹10,000 पर टन। प्रीडिटरमाइंड डेट क्या है? 33/2020। अंडरलाइंग एसेट क्या है? व्हीट। 2 पार्टी है, बायर एंड द सेलर। ये बायर है, सेलर है, 2 पार्टी एटलीस्ट होनी चाहिए, 2 मिनिमम पार्टी शुड बी देयर। तो लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन शॉर्ट ऑल द 5 एलिमेंट्स आर मेट। दिस इज द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वी आर एंटरिंग इनटू एंड आफ्टर 3 मंथ्स इसका एक्सपायरी हो जाएगा। ठीक है, सो द फार्मर एंड द मैन्युफैक्चरर विल मीट ऑन 33/2020। नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स? फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स क्या था इसमें? फॉरवर्ड का मीनिंग ये था, अभी इसमें हम लोगों को निकालना है कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स क्या है। ठीक है, अभी फॉरवर्ड तब होगा जब ये दोनों आपस में बैठते। फॉर एग्जाम्पल दिस बोथ ऑफ द पार्टीज आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, दैट मीन्स कोई भी क्लियरिंग मैकेनिज्म है ही नहीं। ठीक है, दोनों ने आपस में बैठ के डील डन कर दी। वॉट एवर द प्राइस वॉज देयर, वॉट एवर द थिंग्स वॉज देयर, अब दोनों ने आपस में बैठ के किया तो इसको कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। वाई कस्टमाइज्ड? क्योंकि दोनों अपने हिसाब से कर सकते हैं यार, कोई थर्ड है ही नहीं ना इन्वॉल्व, राइट? हम और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते तो अपन नहीं बोले चल यार थोड़ा सा मेरे को इंस्टॉलमेंट दे, राइट? लिटिल बिट मेरे को इंस्टॉलमेंट वाइज दे वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे कैश फ्लो में, राइट? तो अपन अपने हिसाब से एडिट करते, उसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बैठेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब वी बोथ आर सिटिंग टुगेदर मेकिंग अ कस्टमाइज्ड डील। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब एक डील कस्टमाइज्ड होती है, अपने हिसाब से होती, ओवर द काउंटर होती है, कोई क्लियरिंग मैकेनिज्म, कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब फ्यूचर्स। अभी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है वो, लेकिन थिन लाइन की वजह से पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन तुम लोगों को आगे दिखेगा मेरे बोर्ड। ठीक है, क्या है वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन? स्टॉक एक्सचेंज गेटिंग इन्वॉल्व बिटवीन, मतलब
अभी फ्यूचर्स में जब हम दोनों को कॉन्टैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मर हूँ बट मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरर मैं किसी को जानती नहीं, बट स्टिल आई वांट टू गेट इनटू सच काइंड ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, still you have option, you can go to the stock exchange and you can buy the same, you can deal with the same derivative contract, but now it will be called as futures contract. अब उसको forward नहीं बोला जाएगा, अब उसको क्या बोला जाएगा, futures. क्यों futures? क्योंकि futures is a contract standardized है and it is only dealt through stock exchange. क्यों हुआ ऐसे? फॉरवर्ड्स में जब आपस में दोनों बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क बहुत था. क्यों काउंटर पार्टी रिस्क था? दोनों आपस में बैठ के डील कर लेते थे. आफ्टर 3 मंथ्स बहुत बार ऐसा होता था कि डिफॉल्ट हो जाती थी पार्टी, मतलब या तो ये पार्टी बोलती थी मेरे पास पैसा नहीं है, या तो ये बोलती थी मेरे पास इतना वीटी नहीं है. तो दिस वॉज हैपनिंग अ लॉट मैनी टाइम्स इन मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स विच वर सीन. तो उसको एक सोल्यूशन में लाया गया, उसको बोला गया लेट अस bring this same kind of derivative product but through a clearing mechanism, strong clearing mechanism. Obviously stock exchange is one of the strongest clearing mechanism if we talk about stocks, if we talk about bonds. तो फिर इसके बीच में क्या लेके आया गया भाई, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्लियर करेंगे हम. नाउ इवन इफ द फार्मर डजंट नो एनी मैन्युफैक्चरर और इवन अ मैन्युफैक्चरर इज देयर हु डजंट नो एनी फार्मर बट दे वांट द टू गेट इन एंटर्ड इनटू सच अ प्रोडक्ट, दे कैन गो फॉर फ्यूचर्स. क्या करेंगे अभी भाई, मुझे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाना है, मुझे स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट के थ्रू जाना है, मैं डिफॉल्ट ऑफ रिस्क नहीं चाहता, मतलब सामने वाली पार्टी करे नहीं करे मुझे ये रिस्क नहीं चाहिए मेरे ऊपर. तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर्स खरीदने. लेकिन मुझे पता है कि मैं सामने वाले को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आई कैन कोरिलेट विद हिम, वी कैन हैव अ गुड म्यूचुअल अग्रीमेंट, तो मैं फॉरवर्ड्स में जाऊंगा. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बहुत लोग आज भी फॉरवर्ड्स में जाते हैं एंड फ्यूचर्स की मार्केट देख के वी एवरीवन नो दैट फ्यूचर्स हैज बीन नाउ वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स. तो फ्यूचर्स की मार्केट डे वाइज डे इट इज मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो फ्यूचर्स तो बढ़ ही रहा है एंड फॉरवर्ड्स भी बढ़ रहा है. सो बेसिकली बोथ द मार्केट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉरवर्ड का मतलब ये होता है जब आपस में बैठ के करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. नो स्टॉक एक्सचेंज इन इन्वॉल्व. क्लियर है? इसके लिए कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, तो कस्टमाइज्ड किया है हमने इसको, दोनों ने आपस में डील किया है. ठीक है, अपन ने अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस रख के साइन कर दिया. ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ रिस्क इसमें प्रॉब्लम रहती है, काउंटर पार्टी रिस्क की एक प्रॉब्लम हमेशा इसमें रहती है. ठीक है, नाउ वील गो फॉर द फ्यूचर्स. फ्यूचर्स का मतलब क्या, इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. तो इट इज अ प्रोडक्ट, उसको नेचर क्या बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट. ठीक है, अभी वहां पे है तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज बोलूंगी वैसे एस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज तुमको स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट्स ही दे सकता है. ऐसे नहीं मुझे 450 kg चाहिए तो मुझे 450 kg देगा. मार्केट नहीं है सब्जी का, लाइक सब्जी मंडी की मार्केट नहीं है वो. इट ओनली डील्स विद स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स अगर उसके पास 500 का है, यू हैव टू टेक द 500 kg स्टफ. क्लियर है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्न्स एंड क्वांटिटी के हिसाब से अपना स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट्स देता है और खरीदता है, ट्रेड करता है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज. यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द मार्केट. क्लियर है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, उसके थ्रू तुम लोग ले सकते हो और बेच सकते हो. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसको अभी 50,000 चाहिए था, 50,000 का नहीं था, 60,000 टन का. तो ही हैज टू सी दैट वेदर ही इज रेडी टू टेक अ 60,000 टन का दिस फुल पूरा कॉन्ट्रैक्ट, येस और नो, देन ही कैन गो विद स्टॉक एक्सचेंज. क्लियर है? तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज होता है. ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट काउंटर पार्टी रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहती. क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बीच में बैठा है, वो बोलता है भाई तुम लोग दोनों डरो मत, आई एम सिटिंग इन बिटवीन. वट एवर सामने वाला पार्टी डिफॉल्ट नहीं करेगा, दैट गारंटी आई एम रेडी टू टेक. सो बेसिकली इट इज अ गारंटी मैकेनिज्म. ठीक है, विल कंटिन्यू. मेरे को जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स फीचर्स. ठीक है, जो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में वीडियो के पढ़ा दिया वही सेम चीज है बट इन द रिटर्न फॉर्मेट यू कैन से. ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड, दीज आर द फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स. सो लेट अस कंटिन्यू. सो बेसिकली जैसे ही मैं ये रीड करती हूँ तुम लोग पूरा कोरिलेट कर सकते हो. ये एक डेफिनेशन पूरा फीचर बता के जाएगा. ठीक है, ये एक डेफिनेशन पूरा का पूरा फीचर क्लियर करके जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट ऑफ द फीचर्स. ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज राइट स्टार्ट आंसरिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया एग्जाम में व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू स्टार्ट विद द मीनिंग एंड देन यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट विद द पॉइंटर्स. पॉइंटर्स कैसे चालू होंगे, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, दिस वे देयर आर 8 pointers right now in my board. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. Forward contract, please listen carefully. It is a customized type of a contract. As I have already told you that forward आपस में दोनों बैठ के बात करते हैं, टेलर मेड हो जाएगा. टेलर मेड हो जाएगा मतलब दोनों अपने हिसाब से म्यूचुअल अग्रीमेंट करके उसको अपने हिसाब से टर्म्स कर सकते हैं. तो उसका मतलब होता है कस्टमाइज टाइप ऑफ. इट इज अ कस्टमाइज
मेन पॉइंट है, ये मेन टाइप है, क्योंकि यही डिफरेंस है दोनों में देखने जाएंगे तो पूरा। तो इट इज अ कस्टमाइज टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, राइट, टू बाय और सेल एन अंडरलाइन असेट on a specific future date at a today's predetermined price। डेरिवेटिव्स का ही सब कुछ उठाया है, खाली फर्क इतना है कि ये कस्टमाइज टाइप है और ये है स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट। क्लियर है, सिर्फ डिफरेंस यही है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये डिफरेंस की वजह से सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट चेंज होता है तो सब डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये कस्टमाइज है, हम दोनों ने बैठ के एक दूसरे में म्यूचुअली अग्री किया है, अपने टर्म्स एक दूसरे के हिसाब से किए, तो उसको बोलेंगे कस्टमाइज टाइप ऑफ अग्रीमेंट। और ये स्टैंडर्डाइज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इसको ट्रेड करा है, तो ये स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट्स लॉट्स में देता है, तो इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट विद एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज टू बाय और सेल एन अंडरलाइन असेट एट अ सर्टेन प्राइस वापस यहाँ पे सर्टेन होगा, आज की डेट पे डिसाइड होता है, एट अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर, सर्टेन प्राइस एंड अ सर्टेन डेट इन फ्यूचर, ठीक है। देखने जाए सर्टेन प्राइस एंड सर्टेन डेट, यहाँ पे भी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एंड टूडेज प्री डिटरमाइंड प्राइस, यहाँ पे तुम लोग सेम चीज लिख सकते हो कि सर्टेन प्राइस एंड सर्टेन डेट, ठीक है। तो मीनिंग सेम है, सिर्फ फर्क एक वर्ड की वजह से पूरा का पूरा डिफरेंस हो गया है, ये दोनों प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट ही बन गई। क्या है ये डिफरेंस? ये कस्टमाइज है, स्टैंडर्डाइज है। सो लेट अस कंटिन्यू विद द फीचर्स। आई होप यू हैव टेकन दिस डेफिनेशन, राइट इट डाउन वेयरएवर यू आर, ठीक है। सेकंड, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर। दोनों ही बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, बायलैटरल मतलब एटलीस्ट टू पार्टी शुड बी इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे लग रहा है सब समझ गए होंगे व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल, ठीक है। Bilateral contract means at least two parties should be there for doing the contract. The second point, counterparty risk. तुम लोग मैंने बोला ना, it's all clear. We are just now reading the stuffs in the board. You can jot it down as I am telling the points. ठीक है. Counterparty risk का मतलब yes it exists between in a forward contract because सामने वाला पार्टी डिफॉल्ट करता है और बहुत चांसेस होते हैं डिफॉल्ट करने के, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये काउंटर पार्टी रिस्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे तो रहेगा नहीं, स्टॉक एक्सचेंज गारंटी देता है दैट इफ आई एम देयर इन बिटवीन आई विल नॉट लेट द पार्टी टू गो एनीवेयर, क्लियर है। तो बेसिकली नो काउंटर पार्टी रिस्क, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है इस पर, ठीक है। द थर्ड पॉइंट, इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक डेफिनेशन से मैंने बोला था सब निकलेगा, इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, फॉरवर्ड्स इज नॉट ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज। अगर तुम एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे ऑनलाइन भी, तुम लोग को फॉरवर्ड्स, सो बेसिकली, ठीक है। तो क्या दिखेगा अगर तुम मार्केट में जाओगे तो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड, ये क्लियर हुआ। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वेन एवर इट इज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट ट्रेडेड, ये फॉरवर्ड जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं ट्रेड हो रहा है और ये ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। इसको हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड, एक और वर्ड में इसको बोला जाता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड इन नेचर एंड दिस इज ओटीसी ट्रेडेड। ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर, ठीक है। जब एक्सचेंज के थ्रू नहीं हो रहा है तो उसको हम ओवर द काउंटर बोलते हैं फॉरवर्ड्स को, और फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड है इसलिए उसको एक्सचेंज ट्रेडेड बोलते हैं, ठीक है, इजी। देन नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्लियरिंग हाउस की, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं बैठा है हमारा गारंटी लेने के लिए, तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे फॉरवर्ड्स में, हम दोनों आपस में बैठ के म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं ओवर द काउंटर, राइट। नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस, इसका मतलब फ्यूचर्स में क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ क्लियरिंग हाउस, दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। तो जब क्लियरिंग हाउस है तो गारंटी रहती है, गारंटी इज टेकन बाय द क्लियरिंग हाउस, दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नाउ द थर्ड, द लास्ट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ठीक है, 6 7 8। सो 6 पॉइंट इज व्हाट, नो मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड, कोई मार्जिन मनी, अभी हाँ ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ये शायद मैंने क्लियर नहीं किया। जब हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज बायर और सेलर को कुछ इनिशियल मार्जिन बोलता है डिपॉजिट करने के लिए, और मेंटेनेंस मार्जिन, दो तरीके के मार्जिन होते हैं, वो बोलता है डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्जिन लेता है बायर से भी और सेलर से भी। तो इन शॉर्ट स्टॉक एक्सचेंज में वो जब तुम फ्यूचर्स खरीदने जाओगे यू हैव टू नीड टू गिव मार्जिन मनी, दैट मीन्स मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। बट जब तुम फॉरवर्ड करते हो there is no such requirement because you know that person, either or there is no such requirement as such कि भाई मार्जिन पैसा दो, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं जिसको देनी है, राइट। यहाँ पे तो थर्ड पार्टी क्लियरिंग मैकेनिज्म स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम ये मार्जिन मनी देंगे। देन लेट अस गो विद द नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
स्टॉक मार्केट का कोई टाइम होता है 9:15 AM इन द मॉर्निंग टू 3:30, ये नॉर्मल ट्रेडिंग डे का टाइम है, ठीक है, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, 9:15 AM टू 3:30 PM। 3:30 को हर दिन, एवरी डे, whoever has invested money in the stock market can see there after 3:30, 3:40 to 45 से एक रिपोर्ट आती है, and they'll tell you that what profits and losses you have in the whole day you have got in this stock, you have taken gold, इसमें कितना profit and loss हुआ है, you have taken this futures, this options, this ये profit and loss हुआ है। तो every day there is settlement। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड को, एवरी डे को डेली, इसी को नाम दे दिया डेली सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसको एक और वर्ड भी बोला जाता है टेक्निकली हमारे सब्जेक्ट में, जो हम डेरिवेटिव में है फिलहाल, उसमें उसको बोला जाता है डेली सेटलमेंट को एक और वर्ड से बोला जाता है मार्क टू मार्केट, MTM। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, सेटलमेंट इज डन ऑन डेली बेसिस, दैट मीन्स MTM बेसिस। क्या बोला जाता है, मार्क टू मार्केट बेसिस। ठीक है, मैं ये एक और मेरा वीडियो आएगा, उसमें इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन में समझाऊंगी, तब तुमको MTM टोटली समझ में आएगा टेक्निकली दैट व्हाट इज MTM। ठीक है, बट फ्रैंकली क्लियर हो जाना चाहिए कि 3:30 को मेरे को हर दिन एक प्रॉफिट एंड लॉसेस मुझे मिलता है, मुझे हर दिन सेटल करके देती है स्टॉक एक्सचेंज, तो हम उस सिस्टम को बोलेंगे मार्क टू मार्केट सिस्टम। ठीक है, तो इसी को सेटलमेंट बोलते हैं, डेली बेसिस में होता है, इसी को मार्क टू मार्केट बोला जाता है। बट यही चीज फॉरवर्ड्स में नहीं होती, फॉरवर्ड्स में हम 3 महीने के बाद सीधा मिलेंगे, दैट मीन सेटलमेंट इज नॉट डन इन दिस इंटरमीडिएट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 महीने बाद सेटल करना चाहता हूँ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड्स का, नॉट पॉसिबल। यू हैव मेंशन द डेट इन द कॉन्ट्रैक्ट एज 33/2020, यू कैन ओनली सेटल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट डेट। क्लियर, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कुछ चीजें फिक्स होती है भाई, इससे पहले नहीं सेटल हो सकता, बट ये मार्केट है तो ठीक है, एवरी डे इट गेट सेटल ऑफ। तो दैट मीन सेटलमेंट इज डन ओनली एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड्स में क्या है, सेटलमेंट इज डन ओनली एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इज इन द फ्यूचर सेटलमेंट इज डन ऑन डेली बेसिस। हर दिन फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। तो इन शॉर्ट फॉरवर्ड्स में क्या हो रहा है, डेली हो रहा है सेटलमेंट, नहीं, ये एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट इज डन ओनली एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इज इन द फ्यूचर सेटलमेंट इज डन ऑन डेली बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जब तुम जैसे जैसे विल गो अहेड विद द फ्यूचर्स, डेली सेटलमेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, देन नो, लास्ट पॉइंट देखो, तुमको अपने आप समझ में आना चाहिए, सिंस ये मार्केट ड्राइवन है, स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व है, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर इन द मार्केट्स, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी अच्छा होगा। यहाँ पे देयर विल बी नो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये क्या है, सीधा 3 महीने के बाद वी आर गोइंग टू मीट एंड वी आर गोइंग टू वट एवर द प्राइस वी हैव फिक्स्ड, वही प्राइस देना है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, क्योंकि कोई भी मार्केट ड्राइव नहीं कर रहा है इसको फॉरवर्ड्स को, बट फ्यूचर्स को एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज ड्राइव कर रहा है डेली। तो इसलिए ये एक ट्रांसपेरेंट होता है मार्केट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है, देखने जाए तो वी हैव ऑलरेडी क्लियर, ये फीचर्स क्लियर किया मैंने, लेकिन यही फीचर्स में पूरा डिस्टिंक्शन छुपा हुआ है। विल गो टू द डिस्टिंक्शन, बिकॉज बहुत बच्चों ने मुझे बोला मैम बोर्ड पे हम लोग को लिखा हुआ चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द डिस्टिंक्शन, लिखा रहेगा डिस्टिंक्शन ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। ठीक है, इसी का कहीं ना कहीं रिकैप है वो पूरा, लेकिन क्लियरली मैं विद द पॉइंटर्स लाइक पॉइंट्स का यहाँ पे लिखूंगी, फिर डिस्टिंक्शन लिखूंगी फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, so that you can easily write it down in your notebook. ठीक है, so we'll meet up in the next lecture. I hope you have understood the basic meaning of forwards and futures. देखने जाए तो एक ही डिफरेंस है, दोनों ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक डिफरेंस की वजह से सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो एक डिफरेंस ये कस्टमाइज्ड है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। कस्टमाइज्ड का मतलब ये ओवर द काउंटर है, हम आपस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करें, इट इज नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है तो उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड, राइट, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, तो इसी को हम स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू होगा तो स्टैंडर्डाइज होगा, स्टैंडर्डाइज होगा तो एक्सचेंज ट्रेडेड होगा। क्लियर, दैट मीन्स ये दोनों मेन पॉइंट्स है, कस्टम वाला थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इज द मेन पॉइंट। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा तो डिस्टिंक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, सो दिस पॉइंट्स आर द मेन पॉइंट्स। ओके, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर गाइस, बाय।